नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है, इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। बट मैं चाहूँगा कि आप लोग और जितने ज़्यादा कमेंट हो सके, कि जितना ज़्यादा फीडबैक हो सके, आप ज़रूर इसमें दीजिएगा, ठीक है ना। और अब इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने उनके जीवन, उनका जन्म, महात्मा गांधी जी का उनका जन्म, उनकी शादी, उनकी स्कूलिंग तक हमने पढ़ चुके हैं। अब इसी को यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि वो एक कैसे पति थे, एक हस्बैंड कैसे थे, दूसरा उनकी हाई स्कूलिंग कैसे हुई थी। अभी हमने प्राइमरी लेवल तक की स्कूलिंग के बारे में बात की थी, अब हाई स्कूलिंग की बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट करेंगे हम लोग कि उनके फ्रेंड कैसे थे, फ्रेंड सर्कल जो बचपन में होता है, जो स्कूल के टाइम पे होता है, वो कैसा था, इसके बारे में उन्होंने खुल के बात की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उनके संबंध कैसे थे अपनी पत्नी के साथ। एज ए पति के तौर पर वो अच्छे थे, बुरे थे, उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि पहले जब शादी हुई तो कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो शादी का ना तो मतलब पता था, ना उसके हम लोग जिम्मेदारी को समझते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे छोटी छोटी पुस्तकें आती थी, छोटी छोटी पुस्तकें आती थी जिसमें बाल विवाह, विवाह के बाद किस तरह से संबंध आगे बढ़ते हैं, किस तरह से पति की भूमिका, पत्नी की भूमिका, इस तरह से जो भी होता है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती थी। तो गांधी जी को वो पुस्तक कहीं से मिली तो उन्होंने उसको पढ़ा। उसमें पढ़ने के बाद उनको एक चीज़ समझ में आई। देखिएगा, बड़ा मतलब अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी चीज़ें, और आप लोग खुद महसूस करोगे कि एक कॉमन आदमी के दिमाग में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही विचार हैं। आप सोचोगे कि कैसे महात्मा गांधी भी ऐसे सोचते थे। तो उनको पुस्तक मिली, उन्होंने उसको पढ़ा। तो उस पुस्तक में से उनको एक आइडिया जो उनके दिमाग में घर कर गया बिल्कुल, वो था कि एक पत्नी के प्रति पूरी तरह से कमिटमेंट में रहना चाहिए। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पुरुष वही है जो हमेशा एक पत्नी व्रत का पालन करे, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। तो अच्छी बात है, अगर आप किसी के प्रति कमिटमेंट में हो तो उसके प्रति आपको वफादारी रखनी मस्ट है, वो रखनी भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी हो गया कि अगर मैं एक पत्नी व्रत रखता हूँ तो मेरी पत्नी को भी एक पति व्रत ही रहना चाहिए, उसको भी मेरे प्रति ऐसी कमिटमेंट रखनी चाहिए। अगर आप अपने सामने वाले से इस तरह से उससे आप कोई उम्मीद कर लेते हो तो फिर दिक्कत की बात है। अगर आप प्रेम करते हो तो आप एक तरफा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दूसरे से भी यही उम्मीद करो कि वो भी इससे ज़्यादा ही करे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ वैसा ही गांधी जी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि इसके कारण मेरे अंदर ईर्ष्यालु स्वभाव उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर इसके कारण शंका की भावना उत्पन्न हुई, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट पहले दिल से आना चाहिए था कि मेरे को ऐसा पालन करना चाहिए, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा कि मेरे को ऐसा पालन करवाना चाहिए। अपने आप से फोकस शिफ्ट होकर अपनी पत्नी पर ज़्यादा फोकस हो गया। अब वो जहाँ भी जाती तो उसके पीछे पीछे गांधी जी जाते, देखते वो किससे मिलती है, किससे बात करती है ना, और जो भी सारी चीज़ें हैं। कस्तूरबा गांधी भी ये चीज़ें समझती थी। बट हिंदू सोसाइटी में वुमेन की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही समस्या है कि वो चाहकर भी इस विवाह के संबंध को छोड़ नहीं सकती है, चाहे उसके ऊपर आप कितनी ही कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। आज की बात अलग है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और मोस्टली भी आज भी ऐसा ही है लगभग, है ना। देखो, मान लो अगर आपने किसी नौकर के ऊपर शक किया या उसको डांट दिया तो वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। आपने अपने बेटे के ऊपर शक किया, उसको डांट दिया तो वो घर छोड़कर जा सकता है। लेकिन एक पति ने अगर अपनी पत्नी के ऊपर शक किया तो पति उसको छोड़ सकता है, उसको घर से निकाल सकता है। लेकिन अगर एक पत्नी पति के ऊपर शक करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू सोसाइटी की मैं इसमें स्पेशल बात कर रहा हूँ, और लगभग कमोबेश हर सोसाइटी में ऐसा ही है। आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था।
तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, ईर्ष्यालु भावना हुई, शक की भावना हुई, मैं हमेशा देखना चाहता था, उसकी निगरानी करना चाहता था, बट कहीं ना कहीं उनको बाद में ये फील हुआ कि कस्तूरबा निर्दोष है, क्योंकि इस कम उम्र में आदमी के मन में किसी दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना आ ही नहीं सकती। ये तो बाद की बात होती है ना, जब हम लोग थोड़े अडल्ट हो जाते, मैच्योर हो जाते, तब आदमी के अंदर अट्रैक्शन उत्पन्न होता किसी दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन एक 13-14 साल के कपल के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ें गांधी जी को बाद में समझ में आई और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो कमी थी उसका एक सबसे बड़ा भूमिका थी कि मैं पूरी तरह से अपनी पत्नी के ऊपर, स्त्री सुख के ऊपर मैं पूरी तरह से डिपेंड हो गया था। मैं निर्भर हो गया था पूरी तरह से स्त्री सुख के ऊपर। 24 घंटे दिमाग में बस अपनी पत्नी का ही विचार रहता था। स्कूल में हो, घर में हो, क्रिकेट ग्राउंड में हो, खेलने के उसमें हो, 24 घंटे दिमाग में बस यही रहता था कि कब मिलें, कब बातचीत हो, कब मुलाकात हो। तो यही चीज़ें, तो एक कॉमन आदमी की चीज़ें हैं ये सारी, है ना। जब आप लोग कोई कमिटमेंट करते हो या किसी रिलेशनशिप में आते हो तो स्टार्टिंग में यही तो फेज होता है ना कि कब मिले, कब बात हो, कब मैसेज आए, कब ये चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें उनके टाइम में इस तरीके से चलती थी। तो लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो विषय वासना है, जो ये अंदर से ये जो काम भोग की भावना आती है, ये इंसान को धीरे धीरे गर्त की तरफ लेके चली जाती है, इंसान का विकास होने से रोक लेती है। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि ब्रह्मचर्य पर, बाद में जो उनका कॉन्सेप्ट आया ब्रह्मचर्य का, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया कि ब्रह्मचर्य पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। गृहस्थ जीवन की जो प्रक्रिया है वो एक अलग है, वो उम्र के बाद आती है, उसको भी अपनाओ, लेकिन तब तक आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर उसी में कमज़ोर पड़ जाओगे तो सफलता प्राप्त हो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो पति के बारे में उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा था। उन्होंने एक और अपना वाक्य बताया कि मैं, कस्तूरबा गांधी निरक्षर थी, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। गांधी जी ने कहा कि मैं उन्हें पढ़ाना चाहता था, मैं चाहता था कि कस्तूरबा कुछ पढ़े, कुछ समझ सके, बट दिक्कत ये होती थी कि पूरा दिन तो वो मिल नहीं पाती थी, काम वगैरह घर के कामों में उलझा रहता था, जो भी कुछ है। लेकिन जब रात को वो मिलती थी, हम लोग अकेले होते थे, बातचीत करते थे, बैठते थे, मैं पढ़ाने का मन उस टाइम पे मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि वही दिमाग में फिर विषय वासना की जो वस्तुएं हैं वो दिमाग में आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आज कस्तूरबा एक ज़्यादा विदुषी ना होकर एक साधारण सी महिला है पढ़ने लिखने के मामले में, तो वो गलती मेरी है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने कस्तूरबा को नहीं पढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी काम वासना के ग्रस्त होकर। तो देखिए, ईमानदारी है कि भाई मैं गलती स्वीकार करता हूँ, वो पढ़ सकती थी लेकिन मैंने उसे नहीं पढ़ाया। उसमें चेष्टा थी पढ़ने की, बट मैं उसे पढ़ नहीं पढ़ा सका। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पति की भूमिका कैसी थी उनकी, है ना। एक 13-14 साल के बच्चे से आप ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हो, इससे ज़्यादा उसकी सोच होगी, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं हो सकती है। अब आगे चलते हैं उनकी हाई स्कूलिंग पर चलते हैं। तो अपनी स्कूलिंग के बारे में कहते हैं कि वो मैं शुरू से ही, ना तो मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ना मैं ज़्यादा कमज़ोर था पढ़ने में, मंदबुद्धि भी नहीं था और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, मैं एक मीडियम स्टूडेंट था। बट ओवरऑल जो मेरे अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात थी वो था मेरा आचरण। स्कूल में जो आप एक व्यवहार क्रिएट करते हो टीचर के सामने, अपने सहपाठियों के साथ, जो भी आपका व्यवहार होता वो मेरा सबसे अच्छा था। अब उस व्यवहार के कारण पिताजी को, माताजी को घर में चिट्ठियाँ भी जाती थी कि आपका लड़का इतना अच्छा है, पढ़ाई में भले ही थोड़ा कमज़ोर है, बट ओवरऑल कैरेक्टर वाइज देखे, इसका आचरण देखे तो ये बढ़िया है, अच्छा है। तो उन्होंने वहाँ से ये चीज़ें सीखी कि अगर आप अपने आचरण पर रुके रहते हैं, आप अपने आचरण को अच्छा भी रखते हैं, तो बेशक आपके कोई कंपटीटर है या आपके कोई दुश्मन है, वो भी आपको समझना लग जाते हैं कि ये इंसान ओवरऑल, ये इंसान अच्छा ही है और ये जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, है ना। तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं। अब उन्होंने बताया कि मेरे को खेल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं थे,
लेकिन जो हमारे हेडमास्टर थे उनका कहना था कि आपको पढ़ाई के बाद क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह ये जो गेम है ये कंपलसरी है, आपको ये खेलने पड़ेंगे। तो गांधी जी कहते थे एक तो मैं दुबला पतला था, मेरे बस की बात ही नहीं थी ये गेम खेलना, और दूसरा मेरे को कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि जो समय मैं यहाँ से बचाऊंगा वो मैं अपने पिताजी की सेवा में करूँगा, क्योंकि हमें पहले ही पार्ट में पता है कि उनके पिताजी बीमार थे। तो उनको ये लगता था कि क्यों ना मैं ये समय जाकर पिताजी की सेवा में लगाऊँ। तो इसी तरह से उन्होंने अपना जो खेल से अपने आप को थोड़ा दूर रखा। हालांकि उनको बाद में इस चीज़ का पछतावा होता है, वो लिखते हैं कि खेल अनिवार्य है और मुझे उसको फॉलो करना चाहिए था। मेरे को ये नहीं देखना चाहिए था कि मैं कमज़ोर हूँ या पिता की सेवा करनी है, पिता की सेवा के लिए अलग टाइम निकाल लेता मैं, वो मेरे पास था, बट मैंने बहाना बनाया और खेला नहीं। तो जब बेसिक एजुकेशन की बात करते गांधी जी, उनका जो आइडिया है बेसिक एजुकेशन के प्रति, उसमें वो क्या कहते हैं कि खेल एजुकेशन का एक अनिवार्य अंग है ना। जो खेल होता है वो बच्चे का ना केवल शारीरिक विकास करता है बल्कि उसका मानसिक विकास भी करता है। उसके अंदर सहयोग की भावना, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, उसके अंदर कोऑपरेशन की भावना, ये सारी भावनाएं पैदा करता है। तो ये गेम ही कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने आगे चलकर गेम और पढ़ाई को साथ साथ लेकर चलने की बात कही। तीसरी बात उन्होंने जो कही अपनी हाई स्कूलिंग के बारे में, उन्होंने कहा कि मेरी हैंड राइटिंग मतलब बहुत ही ख़राब थी। मेरे को ये लगता था कि स्टार्टिंग से ही कि हैंड राइटिंग के पीछे क्या रखा है, लोग इतना ज़्यादा अच्छे वर्ड क्यों लिखते हैं, इनका क्या मतलब है। जब आप किसी को समझाने लायक अगर लिख सकते हो तो क्या दिक्कत है। और ये इंडिया में लगभग मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनकी हैंड राइटिंग ऐसी ही होती है। मैं कुछ एक की बात नहीं करता, कुछ लोग अपवाद भी हैं, उनकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होगी, बट मोस्टली लोग ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका समाधान के तौर पर बच्चों को स्टार्टिंग से ही चित्रकला वगैरह या मूर्तिकला वगैरह बच्चों को सिखानी चाहिए। क्योंकि जब आप पेंटिंग करते हो तो बड़े आपको संभाल कर एक एक पेंट ब्रश यूज़ करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है ना, आपको लिखने की जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो भी आपकी लिखने की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सुधर जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि बेसिक एजुकेशन में खेल होना चाहिए और चित्रकला आपकी अनिवार्य होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान बनाने में सहायता करती हैं। तीसरा उन्होंने जो लिखा, उन्होंने लिखा कि मेरे को संस्कृत समझने में बड़ी दिक्कत आती है। पहले मेरे को जियोमेट्री समझने में भी दिक्कत आती थी, लेकिन बाद में मेरे को गणित संस्कृत समझने में भी बहुत दिक्कत आती है। होता ना बचपन में जैसे कोई सब्जेक्ट होता तो हम वो अगर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट होता हम उससे दूर भागते हैं। हालांकि वो कितना ही इम्पोर्टेंट हो हमें उसका पता नहीं है। अपने इंडिया में कितने बच्चे होंगे जो गणित मैथ को मतलब पसंद नहीं करते होंगे। मेरे हिसाब से तो 70 से 80% बच्चे ऐसे मिलेंगे जरूर, क्योंकि बचपन में ही मैथ को इस तरह से, या तो एक तो पढ़ाने की भी गलती है, दूसरा हमारी भी गलती है कि हम लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, और पहला टीचर भी उसको इस ढंग से समझाता है कि वो बोझ लगने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत मेरे को बोझ लगती थी, मेरे को मज़ा नहीं आता था उसमें। लेकिन दूसरी तरफ एक फ़ारसी के टीचर थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बच्चे ये बोलते थे कि ये टीचर काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसका काम कम भी करके लाओगे तो भी ये कुछ नहीं कहेगा। तो मेरा मन हुआ कि मैं संस्कृत की जगह फ़ारसी पढ़ूं। लेकिन जो संस्कृत के अध्यापक थे वो पिताजी के जानकार थे, उन्होंने मेरे को समझाया कि आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे को उस टाइम पे तो ये समझ में नहीं आई कि संस्कृत का और अच्छे इंसान बनने का क्या रिलेशन है, बट मेरे को बाद में समझ में आई कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना तो आपको शास्त्रों का ज्ञान होना, उपनिषद वगैरह का शास्त्र है, आपके ग्रंथ है, उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी संस्कृत मेरे को समझ में आती है और उन संस्कृत का यूज़ करके मैं वेद वगैरह, कुरान, वेद है, आपके उपनिषद है, ये जो मैं पढ़ पाया हूँ, इससे मेरी पर्सनैलिटी अच्छी बनी है। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मैंने संस्कृत को पढ़ा। तो आगे चलकर जब वो अपनी बेसिक्स एजुकेशन का आइडिया देते तो उसमें वो कहते हैं कि भाषा चाहे आप कितने भी पढ़ो, फ़ारसी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अरबिक पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर बोझ ना बने।
और दूसरा, स्कूलिंग की स्टार्ट हमेशा मातृभाषा से ही होनी चाहिए, है ना। स्कूलिंग की स्टार्टिंग मातृभाषा से ही होनी चाहिए। उसके बाद आप जितनी परत चढ़ाते जाओगे भाषा की, तो बच्चा उसको देखकर उसको समझ लेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाते रहो, और घर पे जाने के बाद पूरा का पूरा काम उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हो, तो बच्चा उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। और यही हमारे एजुकेशन में आज के टाइम में कमी है, एक बड़ी कमी है। कितने ही ना जाने प्राइमरी स्कूल हैं और अच्छे खासे जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें प्राइमरी लेवल से ही अंग्रेजी इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया जाता है। हिंदी को वो लोग एक सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं। उसमें फिर दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को फिर ना तो ढंग से इंग्लिश आती है, ना ही बच्चों को ढंग से हिंदी आती है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। आप उनसे मैथ का आप उनको 69 बोल दीजिए, 79 बोल दीजिए, तो उनको हिंदी में नहीं समझ में आता, वो इंग्लिश में बोलेंगे 69, 59, 79। तो समाज में दोनों चीज़ों का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मातृभाषा आपकी मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप फिर कितनी लेयर चढ़ा लो बच्चे को, फिर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती। ठीक है। अब उनका सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग जो उनका पहलू है वो है उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता, जिसके बारे में वो खुलकर बोलते हैं। मतलब कई पेजेस तो वो अपनी दोस्ती के बारे में ही बोलते हैं, लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में बहुत कम मित्र थे, बहुत कम दोस्त थे। मेरा शर्मीला स्वभाव था, तो मैं ओबियसली मैं ज़्यादा बच्चों के साथ खुलता नहीं था, ना ही ज़्यादा बात करता था। और एक चीज़ आप लोगों ने फेस की होगी, हमने भी की है, हम सब ने की होगी, कि स्कूलिंग में क्या होता है ना कि हमको अपने से उम्र में बड़े और अपने से एक क्लास आगे या 2 क्लास आगे जो बच्चे होते हैं उनकी दोस्ती पसंद आती है। हमको अपने बराबर के जो दोस्त होते हैं ना उसकी दोस्ती पसंद नहीं आएगी, जितनी पसंद आपको आपसे बड़ी क्लास के, बड़ी उम्र के लड़के की दोस्ती पसंद आएगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा कि मेरे जो मझले भाई थे उनकी कक्षा में उनका एक दोस्त था और उसकी भी मेरे साथ दोस्ती थी, तो वही मेरा ख़ास दोस्त था। और जैसा कि घर वाले समझाते ही हैं कि भाई अपने से बड़े से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अपने से बराबर वालों से दोस्ती करनी चाहिए, बट मैंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। उनको बहाने बनाता रहा कि आप लोगों को उसके अवगुण दिखते, लेकिन उसके पास बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, आप अच्छाइयाँ देखने की कोशिश कीजिए। बट गांधी जी को भी ये पता था कि सच में ये जो मेरा दोस्त है इसमें कुछ ना कुछ कमियां, क्या इसमें तो बहुत सारी कमियां। अब वो कमियों के बारे में बताएंगे धीरे धीरे, अब आप देखिएगा उसमें। तो सबसे पहले उन्होंने बताई कि जब मेरी दोस्ती हुई है ना, तो उस टाइम पर अब वो कमियां बता रहे हैं, खुद की भी कमी बता रहे हैं, अपनी दोस्ती की कमी बता रहे हैं, और आपको भी इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब मेरी दोस्ती हुई तो उस टाइम पर गुजरात में सुधार पंथ अपने चरम पे था। सुधार पंथ का मतलब जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो मतलब प्राचीन काल से जो मान्यताएं चली आ रही थी उसमें सुधार की मांग चल रही थी, है ना। तो मतलब जो इंग्लिश कल्चर था वो धीरे धीरे जो लोकल कल्चर था उसके ऊपर हावी होता जा रहा था। और उसमें क्या कह रहे थे कि भाई आप थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी को ओपन करो, लड़कियों को पढ़ाओ, पर्दा प्रथा है, ये वो जो भी सिस्टम है उसको वो लोग त्यागने के समर्थन करते थे, सुधारपंथी, है ना। तो उसका प्रभाव था। तो उनके जो दोस्त थे गांधी जी के, उनके मझले भाई थे, वो उससे प्रभावित थे। तो उन लोगों ने गांधी जी को कहा कि देख, हमें देख और अपने आप को देख, कितना दुबला पतला तू। हम पता है इतने स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, हम लोग मांस खाते हैं, लेकिन तेरा शरीर इतना कमज़ोर है क्योंकि तू नहीं खाता है। और अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते हैं क्योंकि उनका शरीर बलवान है और वो लोग मांस खाते हैं। और अगर हमें भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलानी तो हमें मांस खाना पड़ेगा, तभी तो हमारे अंदर ताकत आएगी, तभी तो हम उनसे लड़ पाएंगे, है ना। जैसे बचपन में हम लोग कोई भी काम, गलत काम करने के कितने सारे एक्सक्यूज़ देते हैं। अगर कोई मनाना हो तो ये कर लेगा तो ये हो जाएगा, वो करेगा तो वो हो जाएगा, कुछ वैसा ही था।
तो गांधी जी ने कहा कि मैं उनकी बातों में आ गया और जो है एक दिन फिक्स हुआ कि एक दिन चलते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई सुनसान सी जगह खोजी और वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम लोग खाएंगे आज। बोले कि जब मैंने पहली बार खाया तो वो बहुत ही अजीब सा था और मेरे को शायद उल्टी वोमिटिंग भी आई। लेकिन धीरे धीरे मेरे भाई ने और मेरे दोस्तों ने अलग अलग तरीके से मेरे को व्यंजन बना के दिए, अलग अलग जगहों पर खिलाए और धीरे धीरे मेरे मन में से किसी जीव के प्रति दया की भावना या पाप में मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ पाप कर रहा हूँ, इस तरह की जो भी फीलिंग थी वो जाती रही। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बट गांधी जी को कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि मेरे को मैं जो भी कर रहा हूँ उसके कारण मेरे माता पिता को काफ़ी दुख होगा, क्योंकि वो लोग वैष्णव संप्रदाय से थे, मांस वगैरह का सेवन नहीं करते थे। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि उनका लड़का ऐसा करता है तो शायद वो मर ही जाएंगे। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती के चक्कर में या अपने आप को कमज़ोर ना समझे कोई आपको, या अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है ना। तो किसी को कुछ प्रूव करने के लिए हम काम करते हैं, वो गलती होती है उसके परिणाम। किसी से कुछ प्रूव नहीं करना है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद की लड़ाई है और खुद से ही है। आप अपने आप को प्रूव कर लो, खुद को ही दुनिया अपने आप ही मान जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मांस के बारे में एक उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इसमें। उन्होंने कहा कि जो शक्ति आपके अंदर नहीं होती है, उसको आप दूसरों के अंदर देखकर खुद को आश्चर्यचकित महसूस करते हैं, और इस आश्चर्य के कारण मोह उत्पन्न होता है, उसके प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अगर आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पास वो कैपेबिलिटी है तो आप उसको देखकर क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। अब वो अट्रैक्शन के कारण आपको मेहनत करने की चेष्टा उत्पन्न होती है। आप चाहते हो कि मैं भी ऐसा बनूं। कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 14 घंटे पढ़ता है, तो आपको भी देखकर मन में ज़रूर होता होगा कि मैं भी इतना पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। तो वो एक पॉजिटिव है, उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो 1 डिब्बी सिगरेट पी जाता तो मैं 2 सिगरेट में क्यों काम चलाऊँ, मैं भी 1 डिब्बी पीऊँगा। ऐसी चीज़ों की नकल नहीं करनी है। ठीक है ना। कैपेबिलिटी पॉजिटिव वे में ही लेनी है, क्षमताओं का विकास पॉजिटिव वे में करना, नेगेटिव वे में नहीं करना है। ठीक। तो गांधी जी को जब ये फील हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ तो उन्होंने शपथ ली कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं मैं तब तक मांस का सेवन नहीं करूँगा, तब तक मैं मांस का सेवन नहीं करूँगा। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मांस का सेवन नहीं करने की जो ये शपथ थी उनकी, ये टाइम टू टाइम आगे बढ़ती रही। फिर वो विदेश चले गए। आगे जाकर जो भी स्टोरी उन्होंने वहाँ पर खाया नहीं खाया उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल जब तक वो इंडिया में रहे तब तक उन्होंने फिर मांस का सेवन नहीं किया। तो अपनी ये जो कमी थी उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल पाया। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरी जो दोस्ती होती थी, है ना, दोस्ती की जो मेरी मित्रता थी, उसके कारण मेरे घर में भी काफ़ी झगड़े होते थे। माँ बाप तो मेरे को मना करते ही थे कि भाई उसके साथ मत रहे, वो ख़राब है। लेकिन मेरी पत्नी भी मेरे को मना करती थी कि आप उसके साथ मत रहो। लेकिन उन्होंने कहा कि वही एक मर्द होने की जो फीलिंग होती है कि मैं अपनी पत्नी की बात क्यों मानूं, वो तो पागल है, उसको क्या पता दुनियादारी का। देखते हैं ना घरों में ये चीज़ें, सुनते हो या नहीं सुनते हो। अपने से जो छोटे होते हैं हम उनको क्या बोल देते, तेरे को क्या पता दुनियादारी का। तो ऐसा ही है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कई बार, जब उसने दोस्ती का विरोध किया तो कई बार हाथ भी उठाया, हिंसा भी की। तो उनको अब पछतावा होता बाद में। उन्होंने लिखा भी है कि ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, तो उनको कहते हैं, वो गांधी जी ने इसके बारे में खूब लिखा भी है कि मेरे को अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था और मेरे को समझना चाहिए था कि दोस्ती हमेशा और हमेशा समान गुण वाले व्यक्तियों के बीच में ही होती है। अगर आप डिफरेंट क्वालिटीज़ के लोगों के बीच में दोस्ती करोगे
तो वो दोस्ती नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी जैसा चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। ये आपका पार्ट 2 है। इसमें हमने उनकी एज ए पति की भूमिका, उनकी हाई स्कूलिंग और उनकी दोस्ती के बारे में पढ़ा। अब आगे इस यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो हर 2 या 3 दिन में आपको एक लेक्चर मिल जाया करेगा। तो आप लोगों से यही है कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप लोग बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को, इस ये जो हमारा ग्रुप है इसको ज़्यादा बढ़ाइए और ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए, ताकि लोग समाज महात्मा गांधी के एजुकेशन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में सारी चीज़ों को सीख सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।